गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में अपना जो चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग रेशोज, उसकी ये तीसरी क्लास है। और आज की इस क्लास में हम दो पेपर सॉल्व करेंगे, 2020 और 2019। और इन दोनों पेपर में जो क्वेश्चंस अपन से पूछे गए हैं वो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीन क्वेश्चन अपने पास होंगे 2020 के पेपर के और 2019 के होंगे तीन क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग रेशो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके हम लास्ट 13 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर के अपन टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये अपनी इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशो इज 87.5%। तो देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग रेशो जब आपको 87.5% दे रखा हो, तो ये ऑपरेटिंग रेशो दे रखा है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो 87.5%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो। तो 100% होता है टोटल, उसमें से हम अगर ऑपरेटिंग रेशो माइनस करें 87.5, तो हमारा आंसर आ जाता है 12.5, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग रेशो हो जाएगा, तो 12.5%। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और एक फॉर्मूला ये भी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, तो आपको याद रखना है। 2020 के पेपर में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। इसके बाद में है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 4:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज 75,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो देखो बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज अपने को निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो अपने को दे रखा है 4:1, जिसको अपन 4/1 लिखेंगे और करंट असेट्स हमारी हो जाएगी और करंट लायबिलिटी 1 हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल आपकी 75,000 क्वेश्चन में दे रखी है। करंट असेट्स 4 और करंट लायबिलिटी 1। करंट लायबिलिटीज अपन एक्स अज्यूम कर लें। सपोज करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स, देन करंट असेट्स विल बी 4x। क्योंकि जो करंट असेट्स होती है वो करंट लायबिलिटी की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमारी 4 टाइम्स है, यानी करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट असेट्स 4 है। तो अगर करंट लायबिलिटी अपन x मानते हैं तो करंट असेट्स हो जाएगी आपकी 4x। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 75,000 की आपको दे रखी है, तो 4x माइनस एक्स अगर करते हैं तो 3x। और x की वैल्यू निकालने के लिए 75,000 में 3 का डिवाइड कर देंगे। 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हो गया 25,000। और करंट असेट्स हमारी हो जाएगी, करंट असेट्स अपन ने 4x मानी थी, तो करंट असेट्स निकालने के लिए 4 से 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी क्लियर हो गया है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और ये 2020 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इस चैप्टर का वेटेज पहले ज्यादा था, तो इसके ज्यादा क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से, और बड़ा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का यहां से पूछा जाता था। तो देखिए, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑफ श्री सावलिया लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 40 लाख की दे रखी है, कैपिटल रिजर्व आपको 4 लाख का दे रखा है, डिवेंचर 16 लाख के आपको दे रखे हैं, नेट सेल्स 28 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 16 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, करंट असेट्स आपकी 4 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक इज 20% एक्सेस ऑन ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है
वो ओपनिंग स्टॉक से 20% ज्यादा है, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है आपको 50,000। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, यहाँ पे रेशो अपन से पूछा है, एक तो लिक्विडिटी रेशो, एक पूछा है प्रोप्राइटरी रेशो, एक पूछा है आपसे ऑपरेटिंग रेशो, और एक स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसको अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। वन बाय वन करके एक एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो की बात करेंगे, और लिक्विडिटी रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड असेट्स निकालने के लिए करंट असेट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें से हम क्या करेंगे, स्टॉक माइनस कर देंगे। ठीक है, करंट असेट्स में से स्टॉक माइनस करेंगे, और ध्यान रहे स्टॉक कौन सा माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यही स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, और बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वही करंट असेट्स का इंक्लूड होता है। तो करंट असेट्स में से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट असेट्स तो गिवन है 4 लाख रुपीज की। ये देखिए, करंट असेट्स आपको यहां पर 4 लाख की दे रखी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था तो वो निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 20% एक्सेस ऑन ओपनिंग स्टॉक। ये बात क्वेश्चन में दे रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 20% ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक का, और ओपनिंग स्टॉक है 50,000। तो 50,000 का अपन क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, और वो कितना होता है 10,000। 50,000 का 20% हो गया 10,000। तो इस तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 50,000 में अपन 20% इसका जोड़ देंगे, 60,000 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 लाख रुपए जो आपकी करंट असेट्स दे रखी है उसमें से 60,000 आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे, तो आपकी लिक्विड असेट्स आ जाएगी। करंट असेट्स आपको गिवन थी। ठीक है, तो इसको अपन यहां से लिक्विड असेट्स से निकालेंगे इसको। ठीक है, चल, करंट लायबिलिटीज अपने को गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज की, ये आप यहां देख सकते हैं। और फॉर्मूला जो हमारा है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो लिक्विड असेट्स आपके 340 की है, इसमें 3 लाख का डिवाइड कर देंगे, 1.13:1 हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी रेशो आ जाएगा। तो आई थिंक आपको लिक्विडिटी रेशो अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशो। देखो, प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। और प्रोप्राइटर फंड निकालने के लिए अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व और नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, तो वो भी शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का बैलेंस होता है वो। तो वो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेज जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, वो अपन यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेज। ग्रॉस प्रॉफिट है 16 लाख का, और सेलिंग एक्सपेंसेज है 2 लाख के, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 14 लाख का। कैपिटल रिजर्व 4 लाख अपने को दे ही रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 40 लाख रुपीज की दे रखी है, तो 40 लाख प्लस 4 लाख और प्लस 14 लाख, ये हो जाएगा आपका 58। क्लियर है? 58 का क्या हो गया, प्रोप्राइटर्स फंड। और टोटल असेट्स अपन ले लेंगे, तो टोटल असेट्स कैसे आएगी मैं आपको बता दूं। अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में, टोटल असेट्स अपन क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, केवल अपने को करंट असेट्स दे रखी है। तो टोटल असेट्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन टोटल लायबिलिटी को ही टोटल असेट्स अपन मानते ही है, क्योंकि टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी आपकी इक्वल होती है। तो टोटल लायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं आपकी जो टोटल लायबिलिटी होती है उसके 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, एक होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होता है आपका करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड अभी अपन ने जस्ट कैलकुलेट किया था 58 लाख का, तो ये तो प्रोप्राइटरी फंड हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड के नाम से। नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो आपके 16 लाख के हैं, और करंट लायबिलिटीज आपको दे रखे 3 लाख रुपीज की। तो मैं तीनों को जब प्लस करूंगा तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लायबिलिटी हो जाएगी। और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू
टोटल असेट्स हमारी होती है, तो टोटल असेट्स भी हमारी हो जाएगी 77 लाख की। क्लियर बच्चों? तो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स अपन डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगा। तो प्रोप्राइटरी रेशो यहां पर हमारा आ जाएगा 58 लाख अपॉन 77 लाख, 0.75:1। ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशो आ जाता है। आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई है। ठीक है, इसके बाद में अपने को निकालना है ऑपरेटिंग रेशो, और ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने को निकालनी पड़ेगी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए अपन यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, वन बाय वन करके एक एक चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, सारे फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेज। क्वेश्चन में गिवन है आपको सेलिंग एक्सपेंसेज। ये सेलिंग एक्सपेंसेज आप देख रहे हैं 2 लाख रुपीज के हैं, यहां से और देख सकते हैं 2 लाख रुपीज के। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत आराम से देख के समझना है इस क्वेश्चन को। अगर मान लो ये क्लास आपको पूरी समझ में नहीं आया ना, तो एक बार वापस से वीडियो देखना, एक एक चीज को ध्यान से समझना, उसके बाद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं क्या निकाल रहा हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मेरी 12 लाख की आएगी। कैसे आएगी वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। नेट सेल्स है आपकी 28 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 16 लाख का। और आप अच्छे से जानते हैं कि नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाती है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी आएगी, 12 लाख रुपए की। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेज 2 लाख के दे रखे, दोनों को प्लस कर दीजिए, 14 लाख की हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई आपकी, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज मैंने यहाँ और लिख दिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आपकी सेलिंग एक्सपेंसेज को ही बोलेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 28 लाख की आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब आप फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपकी 14 लाख की, ये रही, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 28 लाख का इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 50%। तो मैं समझता हूं कि ऑपरेटिंग रेशो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद लेते हैं हम स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक को आप बच्चों इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो क्वेश्चन में भी अपन ने कैलकुलेट की थी, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 12 लाख रुपीज की। एवरेज स्टॉक यानी कि एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000 का क्वेश्चन में गिवन था। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 50,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक था इसका 20% ज्यादा। तो 20% कितना, 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 50,000 में 20% निकाल के उसके अंदर प्लस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 का अभी अपन ऊपर एक फॉर्मूले में देख भी चुके हैं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, 20% एक्सेस ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 50,000 का था, तो 20% उसमें प्लस करेंगे तो 10,000 उसमें प्लस करना होगा, तो 60,000 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हमारा यहां पर एवरेज स्टॉक आ जाएगा 55,000, क्योंकि 50 प्लस 60 आपका 110 होगा, और 110 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55,000। फॉर्मूला लगाएंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 12 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 55,000। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 21.82 टाइम्स। ठीक है, टर्नओवर रेशो जो होते हैं वो टाइम्स में आते हैं। तो मैं समझता हूं ये आपका क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया है। इसका एक क्वेश्चन और वाला और दे रखा है, उसको भी अपन समझ लेते हैं। और इस वाले जो पॉइंट को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसको आप इस एग्जाम के लिए जो कमिंग आपका 8 मार्च को पेपर है उसके लिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इस रेशो को। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
और डेब्ट इक्विटी रेशो, दो चीज अपने को निकालनी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 350, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस हो चुका है। 10% डिवेंचर दे रखे हैं 5 लाख रुपीज के, और टैक्स की रेट आपको दे रखी है 50%, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 40 लाख रुपीज की। ठीक है। और एक चीज और निकालनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करें रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर, यहां पर बिफोर आएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 350, 350 का नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। इसका मतलब यह है कि इसमें से आपका इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है और टैक्स भी माइनस हो चुका है, तो टैक्स को आपको इसमें प्लस करना है और इंटरेस्ट को भी प्लस करना है। अच्छा, टैक्स की रेट कितनी है, 50%। मतलब अगर हमारा बिफोर प्रॉफिट अगर 100 है और उसमें से 50% टैक्स माइनस कर दें, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, 50%। और 50% जो हमारा प्रॉफिट होगा, और वो कितना दे रखा है आपको, 3,50,000। मतलब जितना प्रॉफिट बचा हुआ है उतना ही हमारा टैक्स था। ठीक है, क्योंकि 50% टैक्स रेट है। अगर मैं आपको कह दूं कि बिफोर टैक्स हमारा 7 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, और इसका अगर मैं 50% टैक्स माइनस कर दूं, 3.5 लाख रुपए, तो बचेगा कितना, 3.5 लाख ही बचेगा। तो इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वही हमारा इनकम टैक्स भी हो जाएगा, क्योंकि 50% की रेट है। अब आप यहां कह सकते हैं कि सर अगर मान लो टैक्स की रेट 40% होती तो क्या करते, तो देखो भैया, जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो 60 के बराबर होता, क्योंकि अगर आप टैक्स की रेट 40% मानते हैं ना, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर टैक्स वो 60 होगा, यानी प्रॉफिट होगा 60% के बराबर, और टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इस तरह से टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। फिलहाल टैक्स का अमाउंट हमारा इस तरह से भी आ जाएगा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3,50,000 अपॉन 50 इंटू 50। ठीक है, तो 3,50,000 आपका आ जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अपने को प्लस करना है। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कैसे निकलेगा, देखो 5 लाख के डिवेंचर दे रखे हैं, और 10% उसका इंटरेस्ट उसमें प्लस करेंगे 50,000, तो ये हो जाएगा हमारा 750 का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर, चलिए, तो हमारा यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप डिवाइड कर लेंगे। 7,50,000 में 40 लाख का डिवाइड करेंगे तो, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18.75% आ जाएगा। अब आती है बात कि सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई होती तो इसको कैसे निकालते। तो बच्चों एक बार आप ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो हो सकता है एग्जाम में इस साल पूछी जाए आपसे। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो शेयर होल्डर्स फंड में आप नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और एक फॉर्मूला इसका और होता है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक फॉर्मूला ये भी होता है। इसका एक फॉर्मूला अपन ये भी बना सकते हैं कि नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आप जानते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन में आपको नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल दे दी, तो कंफ्यूज मत होना, नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों को प्लस करके हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि आप उसको किस तरह से निकालेंगे। और टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तब भी आ जाएगा। देखो आप जानते हैं नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल असेट्स आ जाती है, और टोटल असेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे
तो भी हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ओके, चलिए, तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर जो एनसीईआरटी की बुक में डेप्ट निकाला है ना, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट के अकॉर्डिंग निकाला है। तो आप ये मत समझना कि इसमें करंट लायबिलिटीज भी प्लस होनी चाहिए थी। तो कुछ विद्वान करंट लायबिलिटीज को भी इंक्लूड करते हैं, टोटल डेप्ट से निकाल लेते हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर जो है लॉन्ग टर्म डेप्ट से निकाला हुआ है, तो अपन उसी से निकाल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा 10% डिवेंचर ही है और वो है 5 लाख रुपीज का। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर आपको बात यहाँ पे जो मैंने बताई थी, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला अमाउंट निकालना है शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है और नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 40 लाख की, और नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो 10% डिवेंचर अपने को दे रखे हैं 5 लाख रुपीज के। तो आप क्या करोगे, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो आपकी शेयर होल्डर फंड आ जाएगी। बात क्लियर है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दें तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। और दोनों को अगर प्लस कर दें, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो हमारी क्या आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो यहां पर इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड निकालने का यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 10% डिवेंचर, जिसे हम लॉन्ग टर्म डेप्ट्स कहेंगे, वो माइनस हो जाएगा। तो 35 लाख की हमारी क्या हो जाएगी, इक्विटी हो जाएगी। और डेप्ट आपके पास 5 लाख का है ही। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि 5 लाख अपॉन 35 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 0.14:1। ओके बच्चों, तो आपको ये पहला टॉपिक इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया है, जिसके अंदर अपन से एक तो विनियोगों पर प्रत्यय जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और डेप्ट इक्विटी रेशियो अपन से कैलकुलेट हो गया है। अब अपने को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिए, और इस टॉपिक को भी ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी स्टॉक। टोटल सेल्स आपको 12 लाख की दे रखी, ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोल रखा है 1/3 ऑफ कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/3 ऑफ सेल्स नहीं बोला है, 1/3 ऑफ कॉस्ट बोला है, यानी कॉस्ट का 1/3 है, और कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी। स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स आपको दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 24,000 ओवर एक्सेस ओवर ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है 24,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। ये बात क्वेश्चन में क्या रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक 24,000 एक्सेस है ओपनिंग स्टॉक से। तो चलिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है वो इक्वल होता है 1/4 ऑफ टोटल सेल्स के। इस बात को याद रख लें, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1/3 ऑफ कॉस्ट इक्वल होता है 1/4 ऑफ टोटल सेल्स का। इसमें आप एक बात याद रखना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पे दे रखी है तो उसको सेल्स पे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप थोड़ा सा याद रख लेना। अगर कॉस्ट का 1/2 होता है तो सेल्स का 1/3 होता है। कॉस्ट का अगर 1/3 है तो ये 1/4 होता है। इसका 1/4 है तो इसका 1/5 होता है। बस इतना याद रख लो आप। अच्छा, 1/3 की जगह कई बार वो ऐसे भी बोल देता है 33.33%। ठीक है, और 1/4 का मतलब 25% होता है, और 20% होता है आपका 1/5 का मतलब। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अगर कॉस्ट पे दे रखी है तो सेल्स पे निकालने के लिए आप एक बढ़ा लो, डिनोमिनेटर जो है हर के अंदर एक बढ़ा दीजिए। कॉस्ट पे अगर 1/2 है तो सेल्स पे हो जाएगा 1/3, और अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे है 1/4। कॉस्ट पे अगर 1/4 आ जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो आप सेल्स का 1/5 कर लेना। ठीक है, ये कब करना है, देखो बच्चों होता क्या है, क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट के रेट आपको 1/3 जो दे रखी है वो कॉस्ट पे दे रखी है। अगर सेल्स पे दी हुई होती तो कोई टेंशन ही नहीं, 12 लाख का अपन 1/3 निकाल लेते, 4 लाख आ जाता, उससे हमारा काम बन जाता। लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली आपको मिलेगा ही ऐसे, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जिस पे दे रखी होगी वो चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, तो आपको ध्यान रखना।
ठीक है, चलिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको समझाया है, ये आपको कितना अच्छा समझ में आया, इस बात का आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, चलिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट वन थर्ड ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू वन फोर्थ ऑफ टोटल सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है, तो 12 लाख आपकी सेल्स दे रखी है, उसका 1/4 कर लेंगे तो 3 लाख हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 9 लाख रुपीज की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो अगर हमें दे रखा है 5 टाइम्स, तो अपन यहां लिखेंगे 5 टाइम्स और इसको अपॉन 1 कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपन ने 9 लाख रुपीज की निकाल ली है, इससे अपन क्या निकालेंगे? एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे, और एवरेज स्टॉक में ही तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसलिए अपन एवरेज स्टॉक निकालेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे यहां पर 1,80,000 का। ये क्या आ गया आपका? एवरेज स्टॉक। ठीक है, चलिए। अब एवरेज स्टॉक आ गया 1,80,000 का, इसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ध्यान देना अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एवरेज स्टॉक माइनस 1/2 ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है अपनी जो सीबीएसई वाली बुक होती है, डीके गोयल वाली बुक, उसके अंदर दिया हुआ है, और वहां से अपन ने इस फॉर्मूले को लिया है। वैसे एनसीईआरटी के अंदर जो फॉर्मूला दे रखा है उसे भी अपन समझ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्मूला क्या होता है, टिपिकल होता है, तो समझने में उसमें दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैं आसान सी चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एवरेज स्टॉक जो आपके पास अवेलेबल है 1,80,000 का, वो आपको लेना है, और डिफरेंस का हाफ कर देना है। डिफरेंस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 24,000। ठीक है, 24,000 आपको दे रखा है। तो 24,000 दोनों का डिफरेंस है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 24,000 ज्यादा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 24,000 का है। तो मैंने क्या किया? एवरेज स्टॉक माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने हाफ क्यों किया? तो भाई सुनो, एवरेज स्टॉक भी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का हाफ ही तो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का हाफ होता है आपका एवरेज स्टॉक, इसलिए मैंने डिफरेंस का भी हाफ कर लिया। तो डिफरेंस का हाफ कितना है? 24,000 का हाफ हो जाएगा 12,000। अभी मैं आपके सामने वेरीफाई करूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 180 आपका एवरेज स्टॉक है, और हाफ ऑफ 24,000 यानी कि 12,000, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 1,68,000। आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए एवरेज स्टॉक प्लस 1/2 डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,80,000 में अपन प्लस करेंगे हाफ ऑफ 24,000, और ये हाफ इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये सॉरी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका 192। अब आप कहेंगे सर एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आई, आपने यहाँ पे तो माइनस किया है और यहाँ पर प्लस किया है। तो वो बच्चों इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से कम है। तो जो स्टॉक कम है वहां तो माइनस करना है, और जो स्टॉक ज्यादा है वहां पर प्लस करना है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो यहां पर प्लस कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा है तो आप प्लस करो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सेस 24,000 ओपनिंग स्टॉक से 24,000 ज्यादा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं आराम से। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 192, इसलिए मैंने प्लस किया है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना, इसलिए प्लस किया है। तो ओपनिंग स्टॉक कम है इसलिए माइनस किया है। अब आप एक बार चेक कर लो, मैं बता देता हूँ, चेक कर लो आप आराम से। क्या चेक करना है? कि 192 का क्लोजिंग स्टॉक है और 168 का ओपनिंग स्टॉक है। अब आप दोनों को चेक कर लो कि सर दोनों में डिफरेंस कितने का है। देख लीजिए, 24,000 का डिफरेंस है,
और 24,000 का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, ये आपका क्लोजिंग है और ये आपका ओपनिंग है, और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 24,000 ज्यादा है, तो ये बात यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। एक बात तो वेरीफाई हो गई। अच्छा, एवरेज 180 है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है 168, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 192। दोनों को प्लस करो। सर दोनों को प्लस किया तो हो गया 360, और 360 में आप 2 का डिवाइड कर दो, बोलो एवरेज स्टॉक कितना आएगा 180। क्लियर? अब आप यहां पर भी कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोनों बात हमारी क्लियर हो चुकी है। ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 168 और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 192। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो पेपर है 2020 वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब 90 वाला बच रहा है, 19 वाला अपन समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्लास को अच्छे से। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आपकी, क्योंकि मुझे देखो इसकी 3 क्लास और लानी है रेशो की, और फटाफट ये चैप्टर खत्म करके और इसी महीने में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी स्टार्ट करना है, और वो भी अपने को जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपका 28 फरवरी तक ये भी खत्म कर दूं। चलिए, तो 2019 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 20,000, नेट परचेज 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,500, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारी चीजें अपने को क्वेश्चन में दे दी है। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप वैल्यू को इसमें सीधा सा पुट कीजिए, 20,000, 50,000, 5,000 और माइनस 22,500, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 52,500। क्लियर बच्चों? चलिए, इसके बाद में आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स असेट्स 150, एवरेज स्टॉक 70,000, स्टॉक टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स, डेटर्स 40,000, और सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट 20%। तो 20% अपन क्या करेंगे, कॉस्ट का 20% निकाल के उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। ठीक है, और उससे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल्स भी निकालनी है, दोनों निकालनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो फॉर्मूले की, क्योंकि यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए, और आपको एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, 70,000 का एवरेज स्टॉक दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारी निकल जाएगी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, और ये दे रखा है 4/1। ठीक है, इसको अपन 4/1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कॉस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, वो निकालनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, और आपकी कॉस्ट हो जाएगी 2,80,000। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना 70,000 को, 2,80,000। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा आ जाएगा 2,80,000 का 20% 56,000। और नेट सेल्स निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में आप ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दीजिए, तो आपकी नेट सेल्स भी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आप फॉर्मूले से निकाल चुके हो 2,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस जो है 20% अबव कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट का 20% उसमें प्लस करना है, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट दे रखी हमें 280, उसका 20% निकाला 56, यही हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप प्लस कर दीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो आपकी नेट सेल्स आ जाएगी 3,36,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ निकिता लिमिटेड। निकिता लिमिटेड की दो इन्फॉर्मेशन है, 2 साल की अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 2010-11 और 2011-12। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख और 15 लाख। ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 1 अप्रैल 2010 की अगर अपन बात करें 150, और 31 मार्च अपने को इस साल के दे रखे हैं 175। यहां पर एक बात समझना बच्चों ध्यान से, 1 अप्रैल यानी कि इस साल के बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2010 की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक है 150, ओपनिंग जो बैलेंस है 1,50,000। और 31 मार्च 2011 की अगर मैं बात करूं तो वो है अब आपका 175। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। ठीक, कौन से ईयर का? 2010-11 का। अच्छा, आपको 2011-12 का क्लोजिंग दे रखा है, 31 मार्च का दे रखा है ये, और ये जो 31 मार्च है ना, ये है आपका 2012 वाला। 31 मार्च 2012 का दे रखा है 250, यानी कि आपको क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग नहीं दे रखा। लेकिन आपको पता है अच्छे से कि पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो आपका जो ईयर 2011-12 है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 175। तो इसी को अपने को क्लोजिंग को ही तो अपने ओपनिंग मानते हैं। किसी भी साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो 2010-11 का जो क्लोजिंग है 31 मार्च 2011 को 175, वो हमारा इस ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सेम बात इन्वेंट्री में भी आती है। 1 अप्रैल को इन्वेंट्री 160 की दे रखी और 31 मार्च को 180 की दे रखी। इस साल की 180 है और अगले साल की 220 है, और यही 180 हमारा इधर क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। चलिए, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर द बोथ ऑफ ईयर्स, अज्यूमिंग प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 25%। कॉस्ट पे मतलब जो प्रॉफिट है, सॉरी, प्रॉफिट है सेल्स पे वो 25% है, और सेल्स हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो 25% हो जाएगा सेल्स का, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले हम अपन फॉर्मूले की बात करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होती है वो हमारी क्रेडिट रेवेन्यू होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में अपने को यही रेवेन्यू दे रखी है तो अपन इसी को क्रेडिट मान लेंगे। वैसे अगर मान लो आपको ग्रॉस रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू दे रखी हो तो ग्रॉस रेवेन्यू में से आपको कैश रेवेन्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगी। वैसे अपने को क्वेश्चन में गिवन है, देखो 2010-11 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख और 11-12 का है 15 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अपने पास 150 के और क्लोजिंग है 175 की, ये इस साल की बात है, और इस साल का ये क्लोजिंग यहां पर बन जाएगा ओपनिंग, तो यही हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2011-12 का 175 और 250 है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दोनों साल के ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास अवेलेबल है। अब अपन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं दोनों साल के। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग सबसे पहले 2010-11 की बात करें इस वाले साल की, तो 150 ये वाला, 175 ये वाला, दोनों को प्लस करेंगे 325 अपॉन 2 करेंगे 160 टू 500। ये हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कौन से साल का? 2010-11 का। सेम टू सेम 2011-12 का भी निकाल लेंगे, इस साल का भी। ओपनिंग 175, क्लोजिंग 250, दोनों को प्लस किया 425, 2 का डिवाइड किया 2,12,500। ठीक है, दोनों का हमारा क्या आ गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया, और रेवेन्यू दोनों की दे ही रखी है, एक की 10 लाख है और एक की 15 लाख है, और फॉर्मूला है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन ट्रेड रिसीवेबल। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू क्या कर देंगे? पुट करते हैं। तो देखिए 2010-11 का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हो जाएगा 10 लाख अपॉन 162,500, 6.15 टाइम्स। 11-12 का हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका 2,12,500, 7.06 टाइम्स। तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। चलिए, इसके बाद में लेते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख और 15 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 180। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी जो इस साल की है, यही हमारी इधर क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, क्योंकि ये वाली क्वेश्चन में दे नहीं रखी थी। तो 2010-11 का जो क्लोजिंग है, 11-12 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ये हमारे 2 साल की इन्वेंट्री हो गई, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इधर से ये आपकी ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूले की डिमांड है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोनों साल का अलग अलग निकालेंगे। 2010-11 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 10 लाख माइनस 2,50,000। 10 लाख की रेवेन्यू थी, इसका 25% निकालेंगे तो 2.5 लाख होता है। तो 10 लाख में से आप 2.5 लाख माइनस कर दीजिए, 750 हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ईयर 2010-11 का। ईयर 2011-12 का अगर निकालें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारी जो 15 लाख की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, उसका 25% जब निकालेंगे तो 375 हो जाएगा। 15 लाख का 25% निकालेंगे तो 3,75,000 हो जाएगा, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, यानी कि सेल्स में से अपने को ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कितनी आएगी, 11,25,000। क्लियर। तो दोनों साल की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ चुकी है। इसके बाद में हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000, ये आपको यहां दे रखी, ठीक है, 2010-11 की। इसी तरह 2011-12 की ये दोनों ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री अपन ले लेंगे। तो देखिए, 1,60,000 ओपनिंग, 1,80,000 क्लोजिंग अपॉन 2, दोनों का प्लस करेंगे 340, 2 का डिवाइड करेंगे 1,70,000 एवरेज इन्वेंट्री ऑफ द ईयर 2010-11। 11-12 की अगर निकालेंगे तो 1,80,000 प्लस 220 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपीज। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला अपन लगा देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 750 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 1,70,000, 4.41 टाइम्स ईयर 2010-11। 11-12 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1125, ये दोनों यहां निकालिए अपन ने। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1125 ईयर 2011-12 का, और इधर हो गया आपका 750 ईयर 2010-11 का। ओके, चलिए, तो हमारी दोनों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहां पर आ चुकी है। तो इसी के साथ ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। एक बार देख लेते हैं इसके साथ में और कोई क्वेश्चन भी है क्या, और वाला एक क्वेश्चन हो सकता है। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसको आराम से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपने को देखो जल्दी भी करना है, ताकि आपका कैश फ्लो वाला चैप्टर भी खत्म करना है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी अपनी लंबी हो गई है। बाकी कल परसों की जो क्लास रहेगी वो छोटी क्लास रहेगी, तो आराम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, 3 रेशो करने हैं, बहुत ही ईजी से आराम से कवर हो जाएंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बुक्स ऑफ रुचि लिमिटेड। रुचि लिमिटेड की आपको बुक्स में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 1,012% प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 100 रुपीज ईच, यानी कि 1 लाख रुपीज के। 25,000 इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं 10 रुपीज ईच, यानी कि 250 के। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा 190, और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स दे रखा 40%। ठीक है, 3 रेशो आपको कैलकुलेट करने, एक तो निकालना है अर्निंग पर शेयर, और एक निकालना है डिविडेंड पर शेयर, और एक डिविडेंड पे आउट रेशो। बहुत ही आसान है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो क्वेश्चन में गिवन है ये रहा।
इसमें से आपको प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करना है। तो 190 में से आप 12,000 माइनस करेंगे। सर 12,000 कहाँ से आएगा? देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आपके 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है? 100 रुपए का। तो आप 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 1 लाख। और उसका निकालो 12%, कितना आएगा? 12,000। तो 190 में से 12,000 माइनस कर दो, 178 हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको 25,000 क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 25,000। क्लियर? अर्निंग पर शेयर हो जाएगा आपका 178, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था, और 25,000 आपकी इक्विटी शेयर्स हैं, तो 7.12 रुपीज पर शेयर। ये हो गया अर्निंग पर शेयर। इसके बाद में डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है? तो डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर होल्डर से निकालने के लिए डिविडेंड 40% की रेट अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 40%। 40% किसका? इक्विटी शेयर्स का। और इक्विटी शेयर्स कितने के? 2.5 लाख के। कैसे? देखो 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। तो आप दोनों को क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 लाख हो जाएगा। और 2.5 लाख का आप क्या निकाल लो? 40% निकालो। 2.5 लाख का 40% निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। और 1 लाख रुपीज हो गया डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और 25,000 इक्विटी शेयर्स दे रखे, तो डिविडेंड पर शेयर हो गया आपका 4 रुपीज पर शेयर। क्लियर? और डिविडेंड पे आउट रेशो निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है? डिविडेंड पर शेयर अभी अभी निकाला, ये रहा 4 रुपीज पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर अभी जस्ट इससे पहले निकाला ही था अपन ने, 7.12 पर शेयर। ठीक है? डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 56.18%। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और क्लास आज की लंबी है, जरूर से आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसको पूरा अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें मैंने मोस्ट ऑफ फॉर्मूले रिकवर कर लिए हैं, आप अच्छे से क्लास को देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। और क्लासेस का कंटेंट आपको कैसा लगा और कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छे से समझ में आया, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।